आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एसजीपी के स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें एसजीपी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आपको इस महा मैराथन क्लास को अगर आप देखकर ही चले गए तो आपका पेपर बहुत ही शानदार जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस महा मैराथन क्लास में। सबसे पहला टॉपिक है फॉल्ट। मोस्ट कॉमन फॉल्ट एससी शॉर्ट सर्किट, रीजन ऑफ ओपन सर्किट, रीजन फॉर ओसी सर्किट, फेलियर ऑफ इंसुलेशन रीजन। इसमें फर्स्ट है तो ओवर वोल्टेज ड्यू टू स्विच सर्ज। सेकंड है ओवर वोल्टेज ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। इसका थर्ड है मैकेनिकल डैमेज। फोर्थ है फेलियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका वेरियस सेपरेट रीजन ऑफ प्रोटेक्शन इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सबसे पहला है जिसमें से इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रोटेक्शन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य इंस्ट्रूमेंट को डैमेज हुए बिना कंटिन्यू सप्लाई प्रदान करना होता है। सबसे सेकंड नंबर है रिमूव द चार्जेस ऑफ फॉल्ट। थर्ड नंबर है डायरेक्ट डिक्रीज द सेफ्टी ऑफ फॉल्ट। चांस ऑफ फॉल्ट कैन बी डिक्रेट बाय दियर एपरेटस। जिसमें से डिजाइन में आता है मैकेनिकल सिस्टम लेंथ, लाइटर प्रोटेक्शन, लाइटिंग प्रोटेक्शन, आर्किंग हॉर्न, ब्रीड गार्ड, ऑटोमेटिक ग्रेजुलेशन डिवाइस। इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इंस्ट्रूमेंट को यांत्रिक रूप में अधिक सक्षम बनाया जा सकता है। ग्रेजुएटिंग स्टेशन, सब स्टेशन ट्रांसफार्मर लाइन को वाइट प्रोटेक्शन के द्वारा लाइटिंग सर्ज से बनाया जा सकता है। ब्रिज के द्वारा शॉर्ट सर्किट होने से संभावनाओं को ब्रिज ग्राउंड के द्वारा कम किया जा सकता है। आर्किंग हॉर्न एवं कार्ड विंग का यूज करके लाइन इंसुलेटर को आर्किंग मुक्त किया जा सकता है। ऑटोमेटिक रेगुलेशन का उपयोग यूज करके स्विचिंग सर्ज के द्वारा उत्पन्न हाई वोल्टेज को कम किया जा सकता है। करेक्ट ऑपरेशन। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंसुलेटेड इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिकली स्विचिंग सर्ज से कम किया जा सकता है। मेंटेनेंस में आता है स्विच गियर इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंटिन्यू रखने या डिस्कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विभिन्न ऑपरेटर अथॉरिटी इक्विपमेंट स्विच गियर कहते हैं। स्विच गियर इक्विपमेंट के अंतर्गत स्विच इंडक्शन मेजरिंग ऑपरेटिंग डिवाइस आते हैं। इसमें फंक्शन ऑफ स्विच गियर ग्रेटिंग पॉइंट, ट्रांसफार्मर लाइन तथा डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को इच्छानुसार इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट तथा डिस्कनेक्ट की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रोटेक्टिव गियर को ऑपरेट करता है जिसमें फॉल्ट पॉइंट को डिस्कनेक्ट किया जा सके। इंसुलेशन मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल के रेगुलेंस की सुविधा प्रदान करता है। प्रोटेक्शन गियर जिसमें से पहले आएगा जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन, इसके बाद इसके लगाएंगे फ्यूज, इसके बाद लोड लगा देंगे, इसके बाद फिर लोड से फीडर लगा के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दोष फॉल्ट के प्रभाव को अनहेल्दी इंस्ट्रूमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट या और ऑक्सिलरी इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं उन सभी का कॉम्बाइन रूप से प्रोटेक्टिव गियर
प्रोटेक्टिव गियर या प्रोटेक्टिव सिस्टम कहा जाता है। पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिव गियर, यह प्रोटेक्टिव गियर रिलेबल विश्वसनीय होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट कंडीशन में इस पार्ट को शीघ्रता से साथ हेल्दी पार्ट से अलग करना चाहिए। फॉल्ट फेलियर एक्सटेंशन के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी रूप में इंटरवेयर ना करना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटेक्शन गियर, कॉम्प्लेक्टिव रिलायबिलिटी, क्रिएशन डिस्क्रिमिनेशन, सेंसिटिविटी, क्विक ऑपरेशन, स्पीड और लाइट, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। स्पीड ऑफ करंट की स्पीड क्या होती है? 2 से 2.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ओवरहेड लोड में 1 से 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अंडरग्राउंड के लिए होते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइस, फ्यूज रिले, लाइटिंग प्रोटेक्टर, लाइन शेड्यूलिंग इक्विपमेंट। फ्यूज विद्युत परिपथ में फ्यूज मेल्ट गलनीय धातु अथवा फ्यूज एलाव के तार का पूर्व निर्धारित वह छोटा टुकड़ा जो वैद्युत परिपथ में निर्धारित धारा के अधिक मान पर गलकर मेल्ट होकर परिपथ को डिस्कनेक्ट कर देता है, फ्यूज कहलाता है। यह लोड के पहले तथा फेज वायर में कनेक्ट किया जाता है। फ्यूज और न्यूटन वेरियस टर्म्स यूज इन फ्यूज एलिमेंट फ्यूज का वह भाग जो पूर्व निर्धारित धारा के मान से अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज को चालक से कुचालक में परिवर्तित होता है, फ्यूज एलिमेंट कहलाता है। रेटेड कैरिंग करंट, धारा का वह अधिकतम मान जिस पर फ्यूज मेल्ट ना हो रेटेड कैरिंग करंट कहलाता है। फ्यूज करंट, वह धारा का वह न्यूनतम जिस पॉइंट पर फ्यूज मेल्ट हो जाता है। धारा का वह अधिकतम मान जो फ्यूज एलिमेंट को बिना ब्रेक किए आसानी से प्रवाहित होती है, रेटेड करंट कहलाती है। धारा का वह न्यूनतम मान जिसके प्रवाहित होने पर फ्यूज एलिमेंट पिघल जाता है, फ्यूजिंग करंट कहलाता है। फ्यूजिंग करंट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर: मेल्ट ऑफ फ्यूज, लेंथ ऑफ फ्यूज इनक्लोजर, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। फ्यूजिंग फैक्टर इक्वल टू मेन फ्यूजिंग करंट अपॉन में रेटेड कैरिंग करंट। मटेरियल ऑफ फ्यूज एलिमेंट का पदार्थ। फ्यूज एलिमेंट बनाने के लिए लो मेल्टिंग पॉइंट वाले पदार्थ का उपयोग किया जाता है, किंतु ऐसे पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। इनकी प्रतिरोधकता का मान कम करने तथा धारा वहन क्षमता करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फ्यूज एलिमेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया जाता है। लो रजिस्टिविटी वाले पदार्थों में वाष्पीकृत अधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग फ्यूज बनाने में किया जाता है। जिंक, लेड, टिन, एल्युमिनियम, आर्गन, कॉपर। टाइप्स ऑफ फ्यूज: लो वोल्टेज फ्यूज, हाई वोल्टेज फ्यूज। लो वोल्टेज के अंदर आता है एरियल फ्यूज, सिमेट्रिकल फ्यूज, इनक्लोज्ड फ्यूज। हाई में आता है, हाई वोल्टेज में एग्जांपल वोल्टेज हाई HRC फ्यूज जैसे होते हैं। इसके बाद आर्किंग फ्यूज के अंदर आता है फ्यूज एलिमेंट फ्यूज कैरियर के माध्यम से। इसके बाद सेमेंशियल क्लोज फ्यूज में आता है फ्यूज एलिमेंट, फ्यूज कैरियर, फ्यूज बेस। इसके बाद HRC फ्यूज की कैपेसिटी 1.5 से 3 किलो एम्पियर होती है। ये है HRC फ्यूज कैरियर। ये देखो प्रोटेक्शन, ये देख लीजिए आप इसमें सेमेंस क्लोज्ड फ्यूज। इसके एडवांटेज हैं कॉस्टली नहीं होते हैं, स्पार्क नहीं होता है, ड्यूरेबल होता है, मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। डिसएडवांटेज इसके हैं
रिचार्जिंग कैपेसिटी कम होती है, ऑपरेशन हो सकता है, रिचार्जिंग कैपेसिटी ऑक्सीडेशन हो सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इनक्लोज्ड फ्यूज, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, सिंपल कैरियर फ्यूज, इसको भी बोलते हैं सिंपल कैरियर फ्यूज। ये दो इसमें फ्यूज एलिमेंट लगे हुए हैं। इसके बाद फ्यूज एलिमेंट लगा के इसके बाद ऑक्टर एलिमेंट लगा दिया, इसके पीतल के बेस लगा दिया। इसके बाद इसका एडवांटेज है कैरियर करंट कैरिंग कैपेसिटी अधिक होती है, 650 वोल्ट से अधिक सहन कर सकता है, आर्क नहीं उत्पन्न होती है और स्पार्क नहीं होता है, अपेक्षाकृत सस्ता है। इसके डिसएडवांटेज आर्किंग फ्यूज की अपेक्षा महंगा है, विश्वसनीय नहीं होता है, खराब होने पर चेंज करना पड़ता है। एक्सप्रेशन फॉर फ्यूजिंग करंट, हीट जनरेटेड इन फ्यूज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल, आई स्क्वायर आर कमन यहाँ पे रो एल बाई ए, जिस टी का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद आई जहाँ पे करंट है, रो है रजिस्टिविटी, एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसके बाद डी है डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, इसके बाद डी 2R हो जाएगी जो त्रिज्या का डबल हो जाएगा, इसमें 2 लगा दिया है। इसके बाद ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, टी है टाइम। इसके बाद आता है सो आई स्क्वायर रो एल बाई पाई बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू टी, 4 आई स्क्वायर रो एल बाई पाई स्क्वायर डी स्क्वायर। ये हो गया समीकरण। एक हीट डिस्प्लेस्ड बाई फ्यूज कॉन्टेक्ट इंटू टाइम इंटू एरिया ऑफ प्लान, सतह का क्षेत्रफल के इंटू डी इंटू पाई एल डी। समय सूत्र एक इक्विपमेंट फर्स्ट इक्वल टू इक्विपमेंट सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड, 4 आई स्क्वायर रो एल बाई पाई डी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू टी इंटू पाई इंटू एल डी। आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो आई प्रोपोर्शनल टू डी की पावर डी, आई प्रोपोर्शनल टू अंडर के अंदर डी क्यूब। एच आर सी इंडिकेटिंग कैटेगरी टाइप, ये कैटेगरी टाइप है। ये देखिए इसका टाइप्स दिया गया है। इसके बाद आता है करंट कैरिंग कैपेसिटी, इसकी होती है 1500 से 3000 होती है, 650 वोल्ट तक होती है, आसानी से आर्क को ख़त्म कर देता है, वाष्पीकरण नहीं होता है। डिसएडवांटेज इसके विश्वसनीय नहीं होता है, और एक्यूरेट कोलैबोरेशन नहीं होता है, महंगा होता है ये। इसका यूज हैवी करंट और हाई वोल्टेज सप्लाई के स्थान पर किया जाता है। चैप्टर नंबर सेकंड है करंट सर्किट ब्रेकर, ऐसी डिवाइस जो नो लोड करंट तथा फ्यूज लोड करंट के दोगुने मान तक में इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट डिस्कनेक्ट ब्रेक करना कर सकता है, सर्किट ब्रेकर कहलाता है। इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी फ्यूज की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। यह एक स्विच की भांति कार्य करता है। ड्यूटीज ऑफ सर्किट ब्रेकर, ओवरहीटिंग हुए बिना संपूर्ण करंट के अपने माध्यम से प्रवाहित कर सकता है। नो लोड तथा लोड करंट की स्थिति में ऑपरेट कर सकता है। हैवी शॉर्ट सर्किट करंट नो इम्पीडेंस जैसे एबनॉर्मल कंडीशन में यह लोड साइड को सप्लाई साइड से डिस्कनेक्ट कर देता है। प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटर होने वाला इलेक्ट्रिकल स्विच है, जो कि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड कंडीशन में फॉल्टी पार्ट को हेल्दी पार्ट से अलग करता है। इसका मुख्य सिद्धांत विद्युत चालक में विद्युत रोधी में कन्वर्ट करना होता है। जब दो करंट कैरिंग इलेक्ट्रोड डिस्कनेक्ट होते हैं तो इनका कांटेक्ट एरिया तेजी से घटता है, इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोड के मध्य करंट डेंसिटी तथा
रेजिस्टेंस का मान काफ़ी अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडाइट के पास आर्क उत्पन्न हो जाती है। आर्क उत्पन्न होने के कारण चारों तरफ के टेम्परेचर का मान अधिक हो जाता है तथा क्विकलेबल गैस की आयनीकृत हो जाता है। आर्क उत्पन्न होने के कारण सर्किट में उत्पन्न फ्यूज इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन टाइट इलेक्ट्रोड के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। सर्किट ब्रेकर के ओपन होने के बाद स्टेडी करंट प्रवाहित होती रहती है। यह करंट तब तक प्रवाहित होगी जब तक आर्क क्विकलेबल रहेगी। जैसे ही आर्क खत्म हो जाएगी, सर्किट ब्रेकर में प्रवाहित करंट का मान भी शून्य हो जाएगा। करंट की फाइनल वैल्यू स्टेडी करंट। एयर सर्किट ब्रेकर, सिंपल एयर सर्किट ब्रेकर, इसके माध्यम से एयर के माध्यम से इसको ऑन और ऑफ करते हैं। हीटिंग सप्लाई यहाँ पे है, प्लगर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिक्स्ड कॉइल, मूविंग कॉइल है यहाँ पे। SACB का उपयोग लो वोल्टेज लो कैपेसिटी सिंगल पोल स्विच के साथ ओवरलोड रिले डिवाइस होती है। इस सर्किट ब्रेकर में जैसे ही पुश बटन दबाते हैं तो इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग दबती है और लिंक दोनों टर्मिनल से कनेक्ट हो जाते हैं। इस कंडीशन में लिंक के साथ व्यवस्थित क्षण की लैच चालक उत्तोलक की लैच फंस जाती है। परिणाम परिपथ में धारा का मान पूर्व निर्धारित धारा से अधिक होने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मान फिक्स्ड स्प्रिंग के फोर्स से अधिक हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ड्रिक्स लेवल क्षण की लैच को मुक्त कर देता है और सर्किट ओपन हो जाता है। एप्लीकेशन पेंचुअल लाइटिंग सिस्टम, स्मॉल मोटर्स इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर ऑलमोस्ट में अवेलेबल एयर का प्रयोग करते हैं। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 15 किलोवोल्ट तक होती है। एयर सर्किट ब्रेकर का कार्य सिद्धांत दूसरे सर्किट ब्रेकर के अलग होता है। सर्किट ब्रेकर का मुख्य उद्देश्य कांटेक्ट गैप के मध्य आर्क को खत्म करता रहता है। इसे आर्क को खत्म करने के लिए आर्क वोल्टेज का मान बढ़ा दिया जाता है। आर्क वोल्टेज मुख्य तीन प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। आर्क प्लाज्मा का टेम्परेचर कम होते हुए प्रोटॉक्टल की मोबिलिटी कम हो जाती है। आर्क को मेंटेन करने के लिए अधिक वोल्टेज की नीड होती है। आर्क पाथ का मान बढ़ाने से आर्क वोल्टेज बढ़ाया जा सकता है। आर्क पथ के लंबे होने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप करंट को मेंटेन करने के लिए अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। नंबर ऑफ आर्क को स्प्रिंग करने के लिए आर्क वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। देखिए, ब्लास्ट एयर, यहाँ से एयर डायरेक्ट प्रेस करती है। इसके बाद आप वर्किंग इसमें देखिए, ये देख लीजिए आप, एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में मूविंग कॉन्टैक्ट से जुड़ा होता है। इसमें नोजल ऑक्सीफिक्स्ड मूविंग कॉन्टैक्ट के टाइप के द्वारा ब्लॉक होती है। जैसे ही फॉल्ट होती है, आर्किंग चैम्बर में हाई प्रेशर एयर उत्पन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्प्रिंग के द्वारा एक फोर्स लगता है और नोजल ऑक्सीफिक्स
ओपन हो जाता है। इस समय नोजल ऑक्सीफायर से हाई प्रेशर एयर प्रवाहित होने लगती है, जो कि मूविंग कॉन्टैक्ट के मध्य अवेलेबल आर्क के मध्य रिड्यूस कर देती है। एडवांटेज ऑफ एयर सर्किट ब्रेकर ASCB। एयर सर्किट ब्रेकर की संरचना सरल होती है। एयर सर्किट ब्रेकर अच्छा वैद्युत रोधन है इसका, तथा यह प्रकृति में उपलब्ध होता है। अतः एयर सर्किट ब्रेकर की ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमम होती है। कूलिंग मीडियम का लगातार डिस्प्लेसमेंट रहता है, अतः यह आर्क को खत्म करता रहता है। इसकी ऑपरेटिंग स्पीड अधिक होती है। एयर सर्किट ब्रेकर को मेंटेनेंस कॉस्ट मिनिमम होती है। डिसएडवांटेज, इसमें हमेशा एयर कंप्रेशन की आवश्यकता रहती है। एयर पाइप लाइन में लीकेज की संभावना रहती है। यह आर्क वोल्टेज के लिए अधिक सेंसिटिव है तथा वोल्टेज का मान बढ़ने पर यह सर्किट ब्रेकर को शीघ्रता से ब्रेक कर देता है। यूज ओवरलोडिंग तथा फॉल्ट करंट से प्रोटेक्शन में प्रेक्षण हेतु एयर सर्किट ब्रेकर का यूज इंडोर तथा आउटडोर दोनों में होता है। सर्किट ब्रेकर परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर एक ऐसी डिवाइस है जो नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन में सर्किट को जोड़ने और डिस्कनेक्ट करने का कार्य करती है। यह पावर सिस्टम में स्विचिंग और प्रोटेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। और प्रोटेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर की सुरक्षा है। HV हाई वोल्टेज जहाँ से आ रहा है, मेन सप्लाई यहाँ से सर्किट ब्रेकर लगा दिया, इसके बाद DC सप्लाई ये बैटरी लगा दिया, इसके बाद ये फॉल्ट आया, इसके रिले की सहायता से ये ऑपरेट हो गया। जैसे ही इसमें इसमें करंट में वेरिएबल आता है, तो इसे ये ओपन सर्किट रिले की सहायता से सर्किट को ब्रेक कर देता है। जब किसी परिपथ में कोई फॉल्ट या ओवर वोल्टेज उत्पन्न होता है, तब रिले फॉल्ट को सेंस करके सर्किट को सिग्नल प्रदान करता है। सिग्नल मिलने पर सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल एनर्जाइज्ड हो जाती है और फिर परिपथ को मूविंग कॉन्टैक्ट सर्किट को ओपन कर देता है। मूविंग और फिक्स्ड कॉइल में आर्क उत्पन्न होने का कारण उसमें लार्ज फॉल्ट करंट का प्रवाह होता है। सर्किट ब्रेकर के मेन फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए एयर कंडीशन को होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। जनरली सर्किट ब्रेकर को क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम यूज फॉर एयर एक्सटेंशन। इसमें फर्स्ट है ऑयल सर्किट ब्रेकर के माध्यम से, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, प्लेन कंट्रोल, थर्ड है एयर कंट्रोल। इसके बाद सेकंड है मीडियम ऑयल, लो ऑयल। एयर ब्लास्ट के अंदर आता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर आता है एक्सियल, रेडियल, क्रॉस ब्लास्ट। इसके बाद आता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसके बाद क्या आता है SF6 सर्किट ब्रेकर। आर्क फेनोमेनल सर्किट, शॉर्ट सर्किट डेवलप करंट डेंसिटी। इसके बाद हीट डेवलप हो गई। इसके बाद आयोनाइजेशन। इसके बाद आर्क बन गई। जब किसी परिपथ में किसी भी प्रकार का फॉल्ट उत्पन्न होता है, तब उसमें हैवी करंट फ्लो करता है। जब हम कॉन्टैक्ट को सेपरेट करते हैं, तब उसमें आर्क उत्पन्न होता है, क्योंकि हैवी करंट की वजह से उसमें हीट उत्पन्न होता है और यह उसमें चारों तरफ से आती है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। ग्रेड 1 ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसके बाद आता है फिक्स्ड। इसके बाद ये आ गया है। इसके बाद मीडियम से आयोनाइज्ड करता है। आर्क की वजह से करंट हो जाती है। R=ρ/L/A। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। प्रोटेक्शन डिफरेंस
between contact, ionized particle between contact, high resistance current, जीरो और लो रेजिस्टेंस। जब आर्क रेजिस्टेंस को समय के साथ बढ़ाते हैं तब उसमें करंट की वैल्यू कम होने लगती है और आर्क खत्म हो जाता है। आर्क वोल्टेज जो सर्किट ब्रेकर के आर्किंग प्रोड्यूस में उसके कांटेक्ट में उपस्थित होता है उसे आर्क वोल्टेज कहते हैं। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज यह है कांटेक्ट में आर्किंग के समय उसमें कांटेक्ट पर या कांटेक्ट के पास जीरो करंट बनता है। रिकवरी वोल्टेज आर्क खत्म होने के बाद अपने पूर्व अवस्था में नॉर्मल वोल्टेज और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के साथ आने वाले रिकवरी वोल्टेज को कहते हैं। ये हो गया सिस्टम वोल्टेज ये फॉल्ट करंट, एक करंट जीरो यहाँ पे आएगी। इसके बाद रिकवरी वोल्टेज ये जो फ्लक्चुएट करता है। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज यहाँ से, इसके बाद फ्लक्चुएट अचानक से बढ़ेगा, इसके बाद धीरे धीरे कम होगा, तो ये रिकवरी वोल्टेज यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद आता है SF6 सर्किट ब्रेकर। इसके अंदर ये आता है SF6 गैस का। यहाँ पे SF6 गैस का उपयोग करके एक सर्किट ब्रेकर का निर्माण किया गया है। इसके बाद ये देख लीजिए इसका डायग्राम की, यहाँ पे एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, एक मूविंग कॉन्टैक्ट। जैसे ही इसमें आर्क उत्पन्न होती है तो ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट पिस्टन के साथ है तो पीछे जाता है, इसके सिलेंडर में कंप्रेस होता है। सिलेंडर के कंप्रेस होने से गैस बाहर निकलती है और जहाँ पे आर्क जनरेट होती है वहाँ पे इसमें अचानक से गैस का प्रेशर दिया जाता है जिससे आर्क बुझ जाती है। SF6 सर्किट ब्रेकर का बहुत ही अच्छा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और आर्क की प्रोटेक्टिव और नॉर्मल करने की डिवाइस है। जब परिपथ में या ब्रेक करती है तब इसमें एक आर्क उत्पन्न होता है। आर्क को खत्म करने के लिए मूविंग सिलेंडर के चैम्बर में SF6 गैस 14 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर के साथ उपस्थित रहता है। जैसे ही सर्किट ब्रेकर तथा ब्रेक कंडीशन में पहुंचता है तुरंत SF6 गैस 2.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब के साथ आर्क पर प्रदान की जाती है और SF6 गैस उसमें उपस्थित एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कंडीशन में भेज देता है जिससे आर्क समाप्त हो जाती है। SF6 के अतिरिक्त आर्क को डिकम्पोज्ड बुझाने के लिए SF4 SF2 का भी उपयोग किया जाता है। 1000 डिग्री सेल्सियस तक किया जा सकता है। एप्लीकेशन SF6 का उपयोग 60 किलो एम्पियर करंट तक और 50 से 80 किलो वोल्टेज तक के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर इसमें जहाँ पे फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच इसमें एक टैंक होता है, उसके अंदर एक सेपरेट ऑयल टैंक होता है, इसके पूरे को टैंक कहते हैं। इसके बाद बबल ड्यू टू हाइड्रोजन इज सेपरेटेड ऑयल टैंक, इसके अंदर ट्रांसफार्मर वाला नेफ्थॉल तेल भर दिया जाता है। इसके बाद जब ही फिक्स्ड कॉइल मूविंग कॉन्टैक्ट आपस में कनेक्ट या डिस्कनेक्ट होते हैं तो उसमें एक चिंगारी उत्पन्न होती है जिसकी वजह से इसमें ऑयल में एक हाइड्रोजन की बबल बन जाते हैं। इसको बबल एयर के माध्यम से इसमें एयर गुब्बारे बन जाते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, वो एयर के माध्यम से ऊपर टैंक में वो आ जाता है। इसकी वजह से ये हीट हो जाती है। ये इस वजह से ऑयल बुझा देता है, उस आर्किंग को बबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल के रूप में मिनरल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो सेपरेटेड चैम्बर उपस्थित होते हैं जिसमें ऑयल भरा हो रहता है। फिक्स्ड और मूविंग कॉइल के बीच जब फॉल्ट के कारण मेकिंग या ब्रेकिंग होता है तो उस स्थिति में कॉइल के बीच आर्क उत्पन्न होता है। आर्क को खत्म करने के लिए कॉइल से तेल में डूबा रहता है। आर्क की वजह से मिनरल में बबल्स उत्पन्न होते हैं जो हाइड्रोजन गैस के फ्रेम में होते हैं। बबल टैंक के सेपरेटर पर रिक्त स्थान पे इकट्ठा हो जाते हैं और सर्किट ब्रेकर का आर्क खत्म हो जाता है। सर्किट ब्रेकर का वर्किंग प्रिंसिपल। एयर सर्किट ब्रेकर
के ऑलमोस्ट प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर बनने के बाद एयर सर्किट ब्रेकर को पूरी तरह से हटा दिया गया। एयर सर्किट ब्रेकर 3 प्रकार के होते हैं: एक्सियल ब्लास्ट, क्रॉस ब्लास्ट, रेडियल डबल ब्लास्ट। एक्सियल ब्लास्ट में इसमें ये देखिए फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में डायरेक्ट गैस इसमें साइड से हवा एयर को प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक तरफ से होते हैं तो चारों तरफ से निकल जाती है रेडियल में। इसके बाद एक्सियल ब्लास्ट, एक्सियल में आता है एक्सियल इज एयर, ब्लास्ट इज डायरेक्टली। इसमें क्रॉस एयर डायरेक्टली एट रेजेड एंगल। एक्सियल में ये देखिए यहाँ से एक प्रेशर बना के गैस को यहाँ पे फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में एयर को प्रवाहित किया जाता है। एयर सर्किट ब्रेकर में जब मूविंग कॉइल मेक या ब्रेक कंडीशन में आएगा तब एयर वैल्यू ओपन होगा और वहाँ से हाई रीजन एयर कॉइल की तरफ निर्वाह फ्लो करेगा। फिक्स्ड और मूविंग कॉइल के बीच आर्क पर एयर का ब्लास्ट होते हैं एयर आर्क खत्म हो जाएगा और एयर चैम्बर में उपस्थित एयर को एयर चैम्बर में नली के ऑलमोस्ट से निष्कासित कर देते हैं। ये क्रॉस के लिए बना हुआ है, ये देख लीजिए। इसके बाद वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में इसमें जहाँ पे मेक और ब्रेक की एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट एक चैम्बर के अंदर फिक्स होता है। उसके अंदर वैक्यूम एयर मतलब कि आर्किंग जहाँ पे होता है तो वहाँ पे गैस को पूरी तरह से निकाल देते हैं, वहाँ पे निर्वात कर देते हैं। इंसुलेटर वेसल हो जाता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और एयर आर्क इनक्लोज ऑयल सर्किट ब्रेकर एसएफएक्स की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इस सर्किट ब्रेकर में जब वैक्यूम हाई इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ ऑफर करता है उस कंडीशन में आर्क में ऑक्सीजन की नगण्य हो जाती है और कांटेक्ट में आर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। यदि कांटेक्ट में आर्क उत्पन्न हो रहा है तो उस कंडीशन में वैक्यूम में आर्क फॉल्टी बुझा देता है। इस समय इस सर्किट ब्रेकर का रेंज 22 किलोवोल्ट से 66 किलोवोल्ट तक का होता है। इसके बाद चैप्टर 3 आता है रिले में इसमें एक मेन लाइन होती है। इसके बाद यहाँ पे मेन लाइन से कनेक्ट कर देते हैं सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर का कनेक्शन बैटरी से कर देते हैं। इसके बाद रिले का कॉन्टैक्ट में सीटी लगा देते हैं। सीटी का मेन कनेक्शन सर्किट ब्रेकर की मेन लाइन में कर देते हैं। इसका सेकेंडरी कॉइल रिले कॉइल से इसका कनेक्ट कर देते हैं। रिले एक ऑटोमेटिक सेंसिंग डिवाइस होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। रिले को स्विच भी कहा जा सकता है क्योंकि यह सर्किट ब्रेकर को ओपन या क्लोज कराता है। रिले इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कंटिन्यूसली मेजर करता है। यह कंटिन्यूसली मेजर करता है। जब सर्किट में किसी भी प्रकार का फॉल्ट उत्पन्न होता है तो उस कंडीशन में रिले की कॉइल एनर्जाइज्ड हो जाती है और वह रिले कांटेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है जिससे कॉइल सर्किट को क्लोज कर देता है और फिर सर्किट ब्रेकर वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव रिले। इसके निम्न रिक्वायरमेंट होते हैं: स्पीड, सिंप्लिसिटी, सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, इकोनॉमी। स्पीड इसकी जो होती है रिले फॉल्ट कंडीशन में कॉइल में क्विकली एनर्जाइज्ड करके फॉल्टी एलिमेंट को डिस्कनेक्ट कर दे। यदि रिले स्पीड इज फास्ट, अगर स्पीड इसकी तेज है तो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। डिस्क्राइब द ऑलमोस्ट ऑफ डैमेज। सर्किट ब्रेकर रैपिडली वर्क करता है। सेंसिटिविटी रिले में फॉल्टी
फॉल्टी एरिया को चयन करने की योग्यता होनी चाहिए, जिससे ये सर्किट को प्रोटेक्ट कर सके। सेंसिटिविटी रिले का सेंसिटिव होना अति आवश्यक है, जिससे परिपथ में एबनॉर्मलिटी असामान्यता उत्पन्न होते ही प्रोटेक्शन प्रदान कर सके। रिलायबिलिटी मेन सर्किट में किसी भी राशि में उत्पन्न फॉल्ट का पूर्ण विश्वास के साथ प्रचालन करना रिलायबिलिटी कहलाता है। सिंप्लिसिटी रिले सर्किट ब्रेकर साधारण होने से उसका सुपरविजन क्विकली और एफिशिएंटली सुधार संभव है। इकोनॉमली किसी भी कार्य को कंप्लीट करने हेतु उसमें प्रयोग किए गए इंस्ट्रूमेंट को इकोनॉमली सस्ता होना आवश्यक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिले का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेटिंग प्रचालन के आधार पर थर्मल रिले, गैस एक्चुएटेड रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, इलेक्ट्रोडायनेमिक रिले, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिले, स्टैटिक रिले के ट्रिप्स करने के लिए जरा यह डैमेज करता है। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ओवरलोड रिले, अंडरलोड रिले, डिस्टेंस रिले, डायरेक्शनल करंट रिले, डायरेक्शनल वोल्टेज रिले, डायरेक्शनल रिले। अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन टाइम इंसुलेशन रिले, डिफाइन टाइम रिले, इन्वर्स टाइम रिले, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्शनल रिले में क्या क्या लगाया गया है। डायरेक्शनल रिले के अंदर आता है नॉन डायरेक्शनल इंडस्ट्रियल टाइप ओवर करंट रिले। इसमें से एक लगा देते हैं, सबसे ऊपर लगा देते हैं उसमें लगा देते हैं PSW प्लग सेटिंग ब्रिज, PSB प्लग सेटिंग ब्रिज लगा देते हैं। यहाँ से इसका कनेक्शन प्राइमरी में दे देते हैं। यहाँ से इसका कनेक्शन नीचे से ले आ जाते हैं, सबसे नीचे इसमें लगा देते हैं। CT का कनेक्शन इसमें कर देते हैं, इसका PSB का कनेक्शन और इसके सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग का कनेक्शन नीचे सबसे नीचे आर्क सर्किट टर्मिनल में कर देते हैं। इसके बाद इसका सेकेंडरी कॉइल का कनेक्शन यहाँ पे सबसे नीचे इलेक्ट्रोड में लाते हैं। इसका कनेक्शन ऊपर वाले सेकेंडरी में ले जाते हैं। इसका फिक्स्ड कॉन्टैक्ट दोनों बाहर कर देते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट, इसके बाद ये डिस्क लगा देते हैं एल्युमिनियम की। चलो इसकी वर्किंग देखते हैं। कंस्ट्रक्शन यह मेटल डिस्क का बना होता है जो दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल के बीच में फ्रीली मूव करता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग सर्किट CT से सेकेंडरी साइड से कनेक्ट होता है और इसी के साथ प्लग सेटिंग ब्रिज कनेक्ट होता है जो डिस्कस करंट को प्रोड्यूस करता है। इसकी डिस्क का रोटेशन 0 से 360 डिग्री सेल्सियस में सेट किया जाता है। ऑपरेशन यह इंडक्शन प्रिंसिपल पर कार्य करता है। इसमें टॉर्क स्प्रिंग के द्वारा प्रोवाइड रेजिस्टेंस टॉर्क को अपोज करता है। ओवर अंडर नोजल ऑपरेटिंग कंडीशन में रेजिस्टिंग टॉर्क ड्राइविंग टॉर्क से ज़्यादा होता है। स्ट्राइकिंग टॉर्क ड्राइविंग टॉर्क से ज़्यादा होता है, जिसके कारण डिस्क इस स्थिति में स्टेबल रहता है। जब करंट परसेंटेज वैल्यू में ज़्यादा हो जाएगा उस समय ड्राइविंग टॉर्क स्ट्राइकिंग टॉर्क से ज़्यादा हो जाएगा और डिस्क रोटेट करने लगेगी। डायरेक्शनल ओवर करंट रिले में इसमें दो
एक डायरेक्शनल रिले का उपयोग किया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है। इसमें दो दो एक डायरेक्शनल एक नॉन डायरेक्शनल का यूज करते हैं। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। चलो, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। यह रिले किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें प्रोटेक्शन के लिए की जाती है। इसमें प्रोटेक्शनल टीपीपीसी टीपीपीसी सीटीसीसी पीटीसीसी मतलब करंट ट्रांसफार्मर सीसी सर्किट में कॉन्टेक्ट किया जाता है। इस रिले में करंट को किसी विशेष डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं और उस डायरेक्शन में प्रोसेस वैल्यू से करंट को डायरेक्शन को सेट कर देते हैं। जब इसमें करंट या वोल्टेज अपने प्रीसेट वैल्यू में इंक्रीज कर जाता है, तब उस कंडीशन में रिले ऑपरेट होकर ट्रिप सर्किट को सिग्नल भेजती है और सिस्टम का फॉल्टी सेक्शन सिस्टम से रिमूव हो जाता है। डायरेक्शनल रिले अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के दोनों एंड के धाराओं के मान बराबर न होने अथवा दोनों एंड के उपलब्ध धाराओं के फेज डिफरेंस होने पर प्रचालित होने वाली रिले को डिफरेंशियल रिले कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है: करंट डिफरेंशियल रिले, वोल्टेज डिफरेंशियल रिले। करंट डिफरेंशियल रिले में सीटी लगा के इसके बाद अल्टरनेटिंग वाइंडिंग करते हैं। इसमें 5 वोल्टेज इधर से 5 वोल्टेज इधर से जब जाती है, जब ये ऑपरेटिंग कॉइल का ऑपरेटिंग रिले ये यहाँ पे। इसके बाद अल्टरनेटिंग वाइंडिंग के दोनों एंड पर सीटी कनेक्ट करते हैं और इनके स्विच के सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और सीटी के प्राइमरी और सेकेंडरी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्टरनेशन टाइप्स ऑफ रिले या ओवर करंट रिले से जोड़ देते हैं और इसके ऑपरेटिंग कॉइल में करंट विपरीत दिशा में फ्लो होगी। इसमें जब धारा का मान IF = I2 होगा, उस समय यह नॉर्मल कंडीशन में रहता है और जब I1 I2 बराबर नहीं रहता, उस समय हमारी रिले ऑपरेट करेगी। वोल्टेज डिफरेंशियल रिले, इसमें अल्टरनेटर में लगा देते हैं, इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं। इसके बाद उसमें लगाया था पैरेलल में, इसका कनेक्शन वोल्टेज डिफरेंशियल में, इसका कनेक्शन सीरीज में करते हैं। इसके बाद I1 I2 का मान जैसे ही इसमें डिफरेंस आएगा, ये ऑपरेट हो जाएगी। इसमें रिले कॉइल दोनों सीटी के स्विच के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और दोनों सीटी के PW प्राइमरी वाइंडिंग एक साथ शॉर्ट कर देते हैं। केस 1, जब I1 = I2, इस कंडीशन में रिले कॉइल एनर्जाइज नहीं होगी क्योंकि बोथ साइड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर उत्पन्न होता है। केस 2 में जब I1 बराबर I2 नहीं है, इस स्थिति में वाइंडिंग के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिफरेंशियल हो जाता है और रिले कॉइल एनर्जाइज्ड हो जाएगी, जिससे फॉल्टी सेक्शन रिमूव हो जाएगा। परसेंटेज डिफरेंशियल रिले बेस्ड ऑन ओवर करंट रिले, इसमें एक प्लंजर की सहायता से लगाते हैं, एक रिस्टैकिंग कॉइल और ऑपरेटिंग कॉइल। इसका रिस्टैकिंग कॉइल में दोनों के इसमें क्या बोलते हैं, इसमें वाइंडिंग NY2 NY2 करते थे। इसको ट्रिप सर्किट का बायस कनेक्शन निकाल देते हैं। इसमें नो वोल्टेज। इसके बाद ये आता है, यह रिले को यह दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के फेज डिफरेंस पर कार्य करते हैं। इसे डिफरेंशियल रिले का अपडेटेड एडवांस फॉर्म भी कहा जाता है। इसमें केवल रिस्ट्राइनिंग कॉइल डिफरेंशियल पर कार्य करती है। इसकी वर्किंग देख सकते हैं आप। CT1 इसके बाद CT2 लगा दे, इसका कनेक्शन सीरीज में करते थे। इसके बीच में I1 - I2 लगा देते। इसके बाद I1 I2 का मान I1 - I2 में जैसे ही कुछ मान मिलता है तो ये एबनॉर्मल कंडीशन को दर्शाता है। केस फर्स्ट, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जब रिस्ट्राइकिंग कॉइल का टॉर्क
ऑपरेट टॉर्क रिड्यूस करता है तो उस समय रिस्ट्राइकिंग कॉइल का टॉर्क ऑपरेटिंग कॉइल से टॉर्क से अधिक होता है और रिले कांटेक्ट अवस्था में रहती है। केस टू, अंडर नॉर्मल कंडीशन में जब मेन लाइन में कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट उत्पन्न होता है तो उस अवस्था में ऑपरेटिंग कॉइल का टॉर्क रिस्ट्राइकिंग कॉइल से टॉर्क से अधिक हो जाता है और रिले का ट्रिप सर्किट क्लोज हो जाता है और सर्किट ब्रेक ओपन अवस्था में आ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक इसमें देख लीजिए, ये डिफरेंशियल ऑपरेटिंग करंट I1 माइनस I2 का ऊपर से दिया गया है। इसके बाद एवरेज स्ट्राइकिंग करंट आई, इसमें I2 प्लस I1 अपान में 2 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको पॉजिटिव टॉर्क ऊपर से पॉजिटिव टॉर्क रीजन ऊपर मिलेगा, निगेटिव टॉर्क रीजन नीचे मिलेगा। इसके बाद ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टेंस रिले ये देख लीजिए आप। डिस्टेंस रिले इसमें जनरेटिंग स्टेशन से इसमें लगा दिया पीटी का कनेक्शन इम्पीडेंस रिले या डिस्टेंस रिले से करते थे। इसके बाद सीटी का कनेक्शन प्राइमरी कनेक्शन सर्किट ब्रेकर के बगल में करते थे। इसके बाद जेड1 इम्पीडेंस लगाते थे। इसके बाद जैसे ही फॉल्ट आएगा तो इसमें आई करंट फ्लो होगी। इसके बाद सर्किट ब्रेकर, इसके बाद बस बार लगाते हैं। रिले ट्रिप इफ वी आई इज लेस देन जेड एल फॉल्ट सेकंड। इसके बाद डिस्टेंस रिले ऑपरेशन सर्किट में अप्लाई वोल्टेज और करंट के रेशियो पर कार्य करती है। इसमें प्रोटेक्शन सर्किट को डिफरेंस कर दिया जाता है। यह रिले तभी ऑपरेट होती है जब वोल्टेज और करंट रेशियो के सेट से किए गए प्रेसिडेंट वैल्यू से कम होगा। इस सेक्शन में वोल्टेज एलिमेंट का रिले तभी एक्सीफेड होगा जब पीटी में कोई परिवर्तन पाया जाएगा और करंट एलिमेंट का रिले सीटी में प्राप्त करंट एलिमेंट पर रिले सीटी से प्राप्त करंट से मेजर किया जाएगा। इस फिगर में ए बी सी पॉइंट डिस्कनेक्ट रिले के द्वारा प्रोड्यूस प्रोटेक्शन 0 है। स्टैटिक रिले में इसमें क्या करते हैं कि इसमें सेकेंडरी ऑफ सीटी और पीटी और ट्रांसफार्मर इसका कनेक्शन यहाँ पे कर देते हैं स्टैटिक रिले में। इसके बाद रिले क्वांटिटी इसके बाद इसका कनेक्शन कर देते हैं रेक्टिफायर। इसके बाद रेक्टिफायर का कनेक्शन करते हैं इसमें रिले मेजरिंग सर्किट। इसके बाद एम्पलीफायर के बाद ऑपरेटिंग आउटपुट डिवाइस। इसके बाद ये ट्रिप सर्किट से कर देते हैं। ऊपर दोनों का कनेक्शन डीसी से हो जाए, डीसी सप्लाई ऊपर होती है क्योंकि ये रेक्टिफायर लगा देंगे तो वो डीसी में कन्वर्ट कर देगा। सन 1950 से 1960 के दशक में ऋणगीत रिले के स्थान पर स्टैटिक रिले का उपयोग किया जाने लगा था क्योंकि यह रिले इलेक्ट्रॉनिक परिपथ या बिना किसी मूविंग पार्ट के ही नियंत्रण कार्य करता है। इस प्रकार की रिले के किसी भी प्रकार का ऐसा यंत्र उपयोग में नहीं लाया जाता जिसके वजह से रिले स्वयं फॉल्टी कंडीशन में जा सके। यह मेनली 3 प्रकार के होते हैं: वैक्यूम ट्यूब स्टैटिक रिले, सेमीकंडक्टर स्टैटिक रिले, स्ट्रैंडेड रिएक्टर स्टैटिक रिले। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल की जगह थायरिस्टर का यूज किया जाता है। इसके एडवांटेज, इसकी स्पीड बहुत ही अच्छी होती है, लॉन्ग टाइम इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, लेस मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, क्विक रिस्पॉन्सिबल होती है, क्विक ऑपरेशन करती है, लो ब्रेजेंस ऑफ सीटी एंड पीटी। इसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, इंटरनल फॉल्ट, कोर वाइंडिंग, एक्सटर्नल फॉल्ट, फीडर बस बार सीटी पीटी। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाले दोषों के दो
के दो भागों में बांटा गया है। ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन हेतु प्रोटेक्शन गियर का चयन निम्न प्रकार से किया गया है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, साइज ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कूलिंग, प्लेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, इम्पोर्टेंट ऑफ सप्लाई सर्विस, इंटरनल फॉल्ट में विकसित होने वाले दोष, कोर और वाइंडिंग होते हैं। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, वैद्युत रोधन, इलेक्ट्रो इंसुलेशन विफल होने की ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट का मेजरेशन होता है और इसके कारण उत्पन्न फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट, इंटरनल फेज फॉल्ट, इंटरनल फॉल्ट। इन दोषों के रक्षण के लिए यूज किए जाने वाले मेथड, अर्थ लीकेज मेजर मर्ज प्राइस सिस्टम, सिंपल सेल्फ बैलेंस सिस्टम, बेस्ड डिफरेंशियल सिस्टम, कोर बैलेंस, अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। CT1 CT2 पावर ट्रांसफार्मर का लगा देंगे। PV प्राइमरी एंड सेकेंडरी इसका रिले कॉइल लगा देते हैं। इसके बाद प्रोटेक्शन टाइप चेंजिंग, मर्ज प्राइस इंसुलेटिंग कैरिंग, करंट ट्रांसफार्मर कंडीशन, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। इसमें ये देख लीजिए, इसमें RYB लगा दिया। इसके बाद स्टार में CT लगा दिया, इसके स्टार में कनेक्शन लगा दिया। स्टार एंड डेल्टा एंड स्टार पावर ट्रांसफार्मर लगा दिया। इसके बाद डेल्टा में ये, स्टार में ये। इसके बाद CTs लगा दिए। इसके बाद इसमें लगा दिया, इधर CT, इधर डेल्टा में लगा दिया CT को। इसके बाद सर्किट ब्रेकर लगा दिया। इसके बाद RYB सप्लाई दे दिया। इसके बाद बीचों भी CT का कनेक्शन इस तरफ से किया गया कि आपस में एक तरफ के शॉर्ट कर दिया, एक तरफ के दोनों का कनेक्शन एक ऑपरेटिंग कॉइल से कर दीजिए। उसके ऊपर लगा दिया रिस्ट्रेनिंग कॉइल। इसके बाद ये इसकी वर्किंग आप देखते हैं कि इसमें ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में टर्न की संख्या अलग अलग होने के कारण ट्रांसफार्मर के प्राइमरी करंट का मान भिन्न होता है। इसलिए करंट ट्रांसफार्मर हर एक फेज के लिए अलग अलग मान प्राप्त करने के लिए अलग अलग लगाया जाता है। इसके रिले का प्रचलन करने इंटरनल फॉल्ट विकसित होने से होता है। यह एक्सटर्नल फॉल्ट के होने पर वर्किंग फॉल्ट में नहीं आता। ट्रांसफार्मर में सप्लाई देने पर उसमें तुरंत चुंबकन धारा उत्पन्न होती है। यह धारा रिले को स्टार्ट कर सकती है। इसलिए इसमें टाइम लिमिट के साथ फ्यूज को लगाया जाता है जो चुंबकन धारा को समाप्त कर रिले को ऑपरेट होने से उस समय रोकता है। यह टाइप चेंजिंग ट्रांसफार्मर के लिए भी उपयुक्त होता है। ओवर करेंट, अंडर करेंट, ओवरलोड, ओपन फेज प्रोटेक्शन, फेज यूनिवर्सल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के लिए। एक्सटर्नल फॉल्ट, इंटरनल फॉल्ट। एक्सटर्नल फॉल्ट में आता है ओवरलोड फॉल्ट, ओवर करंट स्पीड। इसके बाद आता है फेलियर ऑफ प्राइम मूवर। इसके बाद अनबैलेंस लोडिंग। इंटरनल फॉल्ट का आता है फेलियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फेलियर ऑफ इंसुलेटिंग ऑफ स्टार्टर, फेलियर ऑफ प्राइम मूवर। जब प्राइम मूवर का प्रथम चालक फॉल्ट जब फेल हो जाता है उस समय अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर की तरह कार्य करने लगता है और सप्लाई सिस्टम द्वारा कुछ करंट ड्रॉप करता है। इस प्रकार के फॉल्ट के लिए किसी भी प्रकार के प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ओवरलोड, इसमें अल्टरनेटर को कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसमें ज़्यादा करंट वोल्टेज स्पीड को बढ़ा देने पर यह फॉल्ट कंडीशन में जा सकता है। फेलियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का फेल होने का मेन रीजन उसमें प्रवाहित उत्तेजक की धारा का वियोजित प्रॉपर ना हो जाना या तार टूट जाना या अधिक हीट के कारण वाइंडिंग के कुंडलियों में चुंबकीय क्षेत्र का प्रवाह कम हो जाना।
फेल फेलियर ऑफ इंसुलेशन ऑफ स्टार्टर वाइंडिंग। इंसुलेशन के फेल होने पर निम्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं: अर्थ फॉल्ट, इंटरफेज फॉल्ट, इंटरटर्न फॉल्ट, अर्थ वर्किंग, अर्थ लीकेज फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में बैलेंस अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, स्टार वाइंडिंग, अल्टरनेटर लगा दिया, इसके बाद सीटी लगा दिया, इसके बाद इसका कनेक्शन अर्थ कर दिया, एक रेजिस्टेंस लगा के अर्थ में कर दिया, CT1 लगा दिया, इसके बाद इधर से CT2 लगा दिया, तीनों में RYB तीनों फेज में कनेक्शन कर दिया। इसके बाद नीचे का रिले कॉइल से इसका ट्रिप सर्किट से कनेक्शन कर देते हैं। इसके बाद अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में अल्टरनेटर की स्टार वाइंडिंग में प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। जब सेकेंडरी करंट ट्रांसफार्मर में करंट की वैल्यू 0 होती है तो उस समय प्राइमरी करंट ट्रांसफार्मर में करंट की वैल्यू 0 रहेगी। यदि प्रोटेक्शन 0 में कहीं पर भी कोई फॉल्ट उत्पन्न होता है तो C2 बढ़े हुए करंट के CT1 पर धारा का प्रवाह करेगी। जैसे ही CT1 में धारा का प्रवाह होगा तो उस असंतुलित धारा के कारण अर्ध स्विच और रिले ऑपरेट हो जाएगी और फॉल्ट सेक्शन में सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इस विधि से अर्थ फॉल्ट, बैलेंस अर्थ फॉल्ट और इंटरटर्न फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रदान कर सकते हैं। स्टेटर इंटरटर्न फॉल्ट, इसमें सर्किट ब्रेकर लगा दिया, रिले लगा दिया, CT लगा दिया, इसके बाद S1 S2 लगा दिया। S1 S2 स्टैटिक वाइंडिंग है। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन फॉर अल्टरनेटर के लिए मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का यूज करके इसमें अल्टरनेटर को प्रोटेक्शन दिया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ फीडर की लंबाई तथा प्रोटेक्शन ऑफ फीडर में फीडर की लंबाई तथा उसके धारिता करंट प्रवाह के कारण प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट को प्रभावित करता है। लाइटनिंग अरेस्टर में फीडर की लाइफ लंबी ज़्यादा होती है। फीडर में फॉल्ट उसके अधिक लंबाई और परमानेंट एपरेटस की उपस्थिति के कारण फॉल्ट उत्पन्न हो सकते हैं। फीडर में प्रोटेक्शन के लिए निम्नलिखित प्रोटेक्शन प्रणाली प्रयोग की जाती है: ग्रेडेड टाइम लैग सिस्टम, डिफरेंशियल सिस्टम, डिस्टेंस सिस्टम, कैरिंग करंट प्रोटेक्शन सिस्टम, एम्प्लॉइंग स्पेसिकल केबल। प्रोटेक्शन ऑफ फीडर, रेडियल फीडर। इसमें देखो जनरेटिंग स्टेशन के पास जनरेटिंग स्टेशन लगा दिया है, इसका सर्किट ब्रेकर है, SB सर्किट ब्रेकर सब स्टेशन 1 2 3 4 सब स्टेशन लगा दिया, इसके बाद सर्किट ब्रेकर लगा दिया हर जगह। इसके बाद ऑल सर्किट ब्रेकर 1 2 3 4 CSFOC5 तक लगा दिया। इसके बाद सबकी टाइमिंग अलग है। यहाँ फॉल्ट आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे 0 सेकंड में ऑपरेट हो जाएगा, ये 0.5 में, जो ये 1 सेकंड में, इसके बाद 1.5 सेकंड में, ये 2 सेकंड में सबसे पहला लास्ट वाला ऑपरेट होगा। OC का मतलब ओपन सर्किट, ESS का मतलब सब स्टेशन, GS का मतलब जनरेटिंग स्टेशन। इस तरह के फीडर में पावर की सप्लाई केवल एक ही डायरेक्शनल में होती है। इसमें नंबर ऑफ फीडर सीरीज में लगे होते हैं। जब किसी फीडर में दोष उत्पन्न होता है तो उस फीडर में नियर लगे सर्किट ब्रेकर में टाइम के अकॉर्डिंग सर्किट को ऑपरेट कर देता है। माना कि सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट आता है तो उसके पास उपस्थित फीडर तुरंत OC5 OC ऑपरेटिंग कॉइल को इंस्टेंटेनियस ब्रेक कर देता है। ऐसे ही सभी फीडर का कार्य होता है। प्रोटेक्शन ऑफ पैरेलल फीडर, इसमें आपस में पैरेलल में 2-3 फीडर लगा दिए थे। जितने चाहें आप पैरेलल में 2-3 4-5 जितने फीडर लगाना चाहे इसमें लगा सकते हैं। इसमें यह मुख्यतः सप्लाई को कंटिन्यूअस रखने
के लिए और लोड को शेयर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जब प्रोटेक्टिव फीडर में कोई फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है तो सप्लाई को बिना डिस्ट्रीब्यूट किए हम पैरेलल में लगे फीडर को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर जनरली मोटर अप टू 30 HP पावर एयर कंस्ट्रक्शन स्मॉल कंटेनर्स में मोटर को प्रोटेक्शन देना है। इसमें RYB सप्लाई में तीनों में फ्यूज लगा देंगे, HRC फ्यूज, इसके बाद करंट रिले लगा देंगे, इसके बाद ऑपरेटिंग को इसमें रिले कॉल से इसका कनेक्शन कर देते हैं। इसके बाद इसमें स्टार्टर मोटर में इसका कनेक्शन कर देते हैं। इसके बाद ये ऑफ ऑन का इसको कनेक्शन कर देते हैं। इसके बाद इसमें अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन में करंट एक सीरीज अनबैलेंस करंट को ड्राउन फ्लो करता है, जिसे रिमूव करने के लिए एक ट्रांसफार्मर एक टेम्परेचर स्पेसिफिक डिवाइस के साथ रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है। इसमें सेंसिटिव डिवाइस मोटर में उत्पन्न होने वाले एक क्रॉस करंट को सेंस करके रेजिस्टेंस मीडियम के से बाहर की ओर रिलीज कर देता है। प्रोटेक्शन ऑफ रिंग मेन सिस्टम इसमें रिंग टाइप में एक जनरेटिंग स्टेशन ABCD सब स्टेशन लगा दिया। इसके बाद इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। रिंग टाइप सिस्टम में सप्लाई पावर स्टेशन द्वारा अलग अलग रूपों में एक साथ या भिन्न भिन्न तरीकों से प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें पावर की डायरेक्शनल को चेंज करके इंस्टेंटेनियस प्रयोग किया जा सकता है। फिगर में जनरेटिंग स्टेशन और ABCD सब स्टेशन को प्रदर्शित कर रहा है। यदि किसी स्टेशन में फॉल्ट उत्पन्न हो रहा है तब उसका पाथ फॉल्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सपोज B और C सब स्टेशन के बीच में कोई फॉल्ट होता है तब इसके बीच A और F और D C F हो जाएगा और B और C सेक्शन में से कोई एक सेक्शन फॉल्ट की वजह से यूनिस्टेंस रिले के द्वारा क्लोज हो जाएगा। वोल्टेज सर्ज हिलोन चैप्टर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज सर्ज पावर सिस्टम में जब बहुत ही शॉर्ट टाइम प्रोवाइड के लिए वोल्टेज में इंक्रीज या डिक्रीजमेंट होता है तो उसे वोल्टेज सर्ज कहते हैं। केज ऑफ ओवर वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ओवर वोल्टेज की अत्यधिक निम्न कारण से होते हैं। इलेक्ट्रिकल केस में इसके एक्सटर्नल केस में इसके अंतर्गत लाइटिंग होता है। इसके अंतर्गत लाइटनिंग होता है। इंटरनल केज में इसके अंतर्गत स्विचिंग ऑपरेशन, B नंबर में स्विच आर्किंग अर्थ, C नंबर रेजोनेंस, D नंबर में फीडर ऑफ इंसुलेशन, E नंबर में आता है शेडेड इंसुलेटेड इंस्टूपेड ऑफ सर्किट। स्विचिंग ऑपरेशन में वैद्युत भार रहित लाइनों की परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन आते हैं, क्योंकि स्विचिंग करते ही लाइनों में वोल्टेज वेव सेंडिंग एंड से रिकवरिंग एंड तक तुरंत प्रवाहित दिखाई देता है। यह प्रभाव सिस्टम में रिफ्लेक्शन के रूप में या लो वोल्टेज के रूप में दिखाई देता है। आर्किंग अर्थ में जब आर्किंग होती है तो इसमें RYB तीनों कनेक्शन में एक में अगर फॉल्ट आता है इस प्रकार से इसमें अर्थिंग लाइन में ग्राउंड के लिए प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग उच्च वोल्टता एवं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए किया जाता है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन
के चालकों और अर्थ के बीच धारिता का मान अधिक होता है। यदि लाइन में कोई फॉल्ट उत्पन्न होता है तो आर्किंग अर्थ की मदद से उसका संपर्क अर्थ से हो जाता है, जिससे धारिता का मान शून्य हो जाता है। आर्किंग अर्थ वोल्टेज के मान को उसे 6 गुना अधिक कर देता है। फेलियर ऑफ इंसुलेशन, जब किसी इलेक्ट्रिकल लाइन में कंडक्टर और अर्थ के बीच इंसुलेशन फेल हो जाता है, तब अचानक वोल्टेज 0 हो जाता है। इसे इंसुलेशन फेलियर कहते हैं। रेजोनेंस इन रेजोनेंस जब जब किसी सर्किट का इम्पीडेंस उस सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो उसका पावर फैक्टर यूनिटी हो। यह इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हाई वोल्टेज के कारण उत्पन्न होता है। लाइटिंग आघात, आसमान में बादलों के बीच एक आवेशित बादल की ओर भूमि या एक ही बादल के विभिन्न आवेशों के वायु मंडलीय विद्युत विसर्जन को लाइटनिंग कहते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर, इसे सर्ज डाइवर्टर तड़ित भी कहते हैं। इसका उपयोग लाइटनिंग से इलेक्ट्रिकल सिस्टम और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से प्रयुक्त इंसुलेशन, और इस डिवाइस का उपयोग सबस्टेशन में ट्रैवलिंग वेव के अगेंस्ट इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर निम्न प्रकार के होते हैं: स्पेस गैप लाइटनिंग अरेस्टर, रोड गैप लाइटनिंग अरेस्टर, हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर, मल्टी गैप लाइटनिंग अरेस्टर, इलेक्ट्रोलाइट लाइटनिंग अरेस्टर, थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर। ये देखो, इस कर्व की मदद से समझ सकते हैं। यहाँ पे करंट गया है, इसके बाद ये टाइम है, करंट और टाइम के बीच में ये कर्व खींचा गया है। इसमें स्पेस गैस लाइटिंग अरेस्टर में इसमें कंडक्टर ऊपर से रॉड गैप के इसमें गैप होता है। रॉड कनेक्टेड टू द लाइन से कनेक्टेड होता है, इसमें रॉड कनेक्टेड टू द अर्थ, इसका कनेक्शन अर्थ से कर देते हैं। ये ट्रांसफार्मर का टैंक है, ये ट्रांसफार्मर बसिंग। यह एक सरलतम आकृति वाला लाइटनिंग अरेस्टर होता है जो सिरेमिक पदार्थ का बना होता है। ट्रांसफार्मर बसिंग के ऊपरी सिरे और निचले सिरे पर 1/2 सेंटीमीटर का एक सेक्शन बनाया जाता है, जिसमें दो छड़ों को जो 90 डिग्री पर मुड़े होते हैं इनको स्थापित किया जाता है। इन रोड के बीच का गैप वोल्टेज के अनुसार किया जाता है, और रोड को 1 इंच की बनी होती है। सिस्टम वोल्टेज 33 किलो में 9 सेंटीमीटर होता है, 66 में 14 होता है, 132 में 26 होता है, 275 में 49 सेंटीमीटर का गैप होता है। इलेक्ट्रोलाइट लाइटनिंग अरेस्टर में बुशिंग लगाते हैं। इसके बाद कंडक्टर, इसमें वोल्ट मीटर लगा देते हैं। इसके बाद इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड थिन फिल्म लगा देते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इसमें भर देते हैं। इसके बाद इसमें वोल्ट मीटर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की पतली पिन को इलेक्ट्रोलाइट में इंटर रखने या डुबाने पर निम्न वोल्टेज पर उच्च प्रतिरोध तथा उच्च वोल्टेज पर निम्न प्रतिरोध प्रदान करता है। यह 400 वोल्ट के बाद पंचर होता है और फुली मूव कर रहे करंट को अर्थ में समाहित करने लगता है, और जब वोल्टेज पुनः 400 हो जाता है तब यह लीकेज बंद हो जाता है। थायराइड लाइटिंग अरेस्टर, यह लगभग 15 सेंटीमीटर व्यास तथा 19 सेंटीमीटर मोटाई की थायराइड डिस्क लगी होती है, और इसमें अदर डिस्क एक दूसरे के ऊपर रखे हुए डिस्क के बीच ग्रेफाइट पाउडर छिड़क दिया जाता है। डिस्क को पोर्सिलीन से बंद कर दिया जाता है। इसका उपयोग अधिकतम हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है। इसमें जब करंट की अधिकता होती है तो वह उसे ग्राउंड या अर्थ में प्रवाहित कर देता है और पुनः अपने वास्तविक रूप में वापस आ जाता है। इसमें ये इस प्रकार से इसमें लगाते हैं। एल्युमिनियम का एलॉय लगाते हैं, स्प्रिंग लगाते हैं। इसमें थायराइड डिस्क पावर
लाइन स्पेस। इसके बाद अरेस्टर की रेटिंग का निर्धारण वोल्टेज और करंट के मानों पर आधारित होता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं: वोल्टेज रेटिंग और नॉमिनल वोल्टेज। नॉर्मल वोल्टेज किसी सिस्टम की 110% वोल्टता उस सामान्य तंत्र इंस्ट्रूमेंट की उच्चतम वोल्टता मानी जाती है। द वोल्टेज रेटिंग एट एन अरेस्टर इक्वल टू हाईएस्ट लाइन टू लाइन वोल्टेज इनटू कोफिशिएंट ऑफ अर्थिंग इक्वल टू। इसके बाद आता है लाइन टू लाइन वोल्टेज इनटू म्यू इनटू कॉन्फिगरेशन ऑफ अर्थिंग। इसका बाद पावर फ्रीक्वेंसी स्पार्क ओवर वोल्टेज। किसी पावर फ्रीक्वेंसी का मिनिमम स्पार्क ओवर वोल्टेज फिक्स्ड होता है। अकॉर्डिंग टू ब्रेस से स्टैंडर्ड लाइटनिंग अरेस्टर का रेटेड वोल्टेज या नॉर्मल रेटेड वोल्टेज 1.6 गुना होता है। मैक्सिमम ओवर इम्पल्स स्पार्क ओवर वोल्टेज। मैक्सिमम इम्पल्स स्पार्क वोल्टेज 1/50 माइक्रो स्पीड वोल्टता तरंग का आयाम होता है। नॉर्मली चेंजेस करंट। नॉर्मली डिस्चार्ज करंट या करंट स्टेबल डिस्कनेक्टेड। नॉर्मली डिस्चेंज करंट यह वह निर्देशित मान और वेव वैल्यू होती है। ब्रेस स्टैंडर्ड के अनुसार BS 1997 से 10 किलो एम्पियर 5 के एम्पियर 2.5 एम्पियर 1.5 के डिस्प्लेसमेंट या वेव स्पेस की रेटिंग 8/20 माइक्रो सेकंड होती है। अल्टरनेट एम्प्लीफिकेशन फेल्डर के अनुसार 10/20 माइक्रोसेकंड वेव स्पेस की रेटिंग होती है। करंट के रेटिंग का प्रयोग 10,000 एम्पियर करंट रेटिंग यूज अबव 66 kV और 5,000 एम्पियर के लिए करंट रेटिंग यूज अबव 66 kV 2500 एम्पियर के लिए एबव 22 kV। इसके बाद 1500 के लिए 1500 एम्पियर के लिए अप टू 22 kV। सर्ज एब्जॉर्बर हिलोल अवशोषक। सर्ज एब्जॉर्बर इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम की क्षति या ओवर वोल्टेज के आयाम पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि स्टेटस सेपरेटेड तरंग के अधिकतम झुकाव पर भी निर्भर करती है। वह युक्ति जो स्टेपेंस और वेव को कम करती है उसे सर्ज एब्जॉर्बर कहते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं: कैपेसिटर टाइप, इंडक्टर टाइप, पैरेंटिन टाइप। हैवी लाइन, हाई वोल्टेज लाइन सब स्टेशन। हाई वोल्टेज लाइन सब स्टेशन। इसके बाद हाई वोल्टेज लाइन के बाद कैपेसिटर रेजिस्टेंस अर्थ लगा दिया। इसके बाद हाई वोल्टेज लाइन में कैपेसिटर, इसके बाद इसको पैरेलल में लगा दिया, रेजिस्टेंस एंड रिलक्टेंस दोनों लगा दिए। इसके बाद थर्ड में हाई वोल्टेज लाइन में रिलक्टेंस लगा दिया। इसके बाद कैपेसिटर लगा के अर्थिंग कर दिया। इसके बाद इसको सब स्टेशन से कनेक्ट कर दिया। GIS गैस इंसुलेटर सब स्टेशन। वे इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन जिसमें गैस इंसुलेटर स्विच यंत्रावली तथा उपकरणों का उपयोग किया जाता है उसे GIS कहा जाता है, गैस इंसुलेटर सब स्टेशन कहा जाता है। इसके उपयोग में आने वाली स्विच यंत्रावली एवं उपकरणों के मॉडल में SF6 का उपयोग किया जाता है। SF6 उच्च परावैद्युत सामर्थ्य वाली एक अक्रिय गैस है जिसकी परावैद्युत सामर्थ्य एवं द्रव्यमानक दाब के बदले के साथ बढ़ जाते हैं। यह 2.5,
2.5 kV, 145 kV, 245 kV, 420 kV और उससे ऊपर की वोल्टता रेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इसे इसे एस्टिमेटेड या इसका सबस्टेशन बनाने से निम्न प्रकार के कंपोनेंट जैसे सर्किट ब्रेकर, बस बार, सीटीपीटी, अर्थ स्विच, आइसोलेटर का उपयोग किया जाता है। प्रॉपर्टीज केमिकली बहुत स्ट्रांग होता है। मेन मेड होता है। लाइफ लाइन 8,000 से 3200 ईयर तक होता है। कलरलेस होता है। इसकी इंसुलेटर प्रॉपर्टी AIS से 3 गुना ज़्यादा होती है। एडवांटेज आकार में बहुत छोटा होता है। इंसुलेशन टाइम कम होता है। इंस्टॉलिंग टाइम कम होता है। ओवर वोल्टेज पर स्विचिंग को कम करता है। प्रदूषण से सुरक्षित करता है। इसकी आर्क इंस्ट्रक्शन से सबसे अधिक होता है। इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। लो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मर्ज सेफ रहता है। डिसएडवांटेज रिपेयरिंग यूज हाई होती है और टाइम अधिक लेता है। गैस का स्टॉक रखना कंपलसरी होता है। सब स्टेशन लाइटिंग layout of substation, equipment of substation, protection of device of substation फंक्शन। यह है सबस्टेशन का फंक्शन। ये देख लीजिए अब इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आप सबस्टेशन बना देंगे। ये देखिए। इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर, इसके कुछ पॉइंट है जो आप पढ़ना पड़ेगा आपको। लाइटनिंग अरेस्टर, इसको LA का मतलब लाइटिंग अरेस्टर, CVT मतलब कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। इनकमिंग लाइन के वोल्टेज को मेजर करती है। WT वेब ट्रैप कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज किया जाता है। ऑटोमेटिकली के लिए यूज किया जाता है इसमें। आइसोलेटर सप्लाई को ऑन या ऑफ करता है। अर्थ स्विच को अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। वेब ट्रैप और CVT प्रोटेक्टिव डिवाइस में नहीं होंगे। रिले प्रोटेक्टिव डिवाइस है। इसके बाद सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ 33/11 kV सबस्टेशन ऑपरेशन ऑफ स्मॉल सबस्टेशन। ये 33/11 kV का स्मॉल सबस्टेशन है। इसमें देखिए CV लगा दिया, सर्किट ब्रेकर लगा 33/11 kV सब 33 kV का सब ओवर लगा दिया। इसके बाद ट्रांसफार्मर लगा दिया, पावर ट्रांसफार्मर लगा दिया, PT लगा दिया। इसके बाद CT सर्किट ब्रेकर, CT ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, CT, इसके बाद सब यही चीज़ लगा दे। प्रोडक्टिव सारी चीज़ें लगा देंगे। इसके बाद इसकी वर्किंग है। सिंगल लाइन बस बार आर्किंग अरेंज है। ये देख लीजिए। इसमें सिंगल लाइन बस बार जनरेटिंग G1, G2, G3 जनरेटिंग स्टेशन है। ये 3 लगा दिया। सर्किट ब्रेकर लगा दिया, रिले सर्किट ब्रेकर लगा के, CT लगा के, इसके बाद आइसोलेटर लगा दिया। इसके बाद बस बार से कनेक्शन कर दिया। इसके बाद इसी को फिर से सर्किट ब्रेकर, CT, इसके बाद आइसोलेटर, इसका सर्किट ब्रेकर, CT आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, CT आइसोलेटर लगा के इसका फीडर में कनेक्ट कर दिया। इसमें कोई भी बैकअप बस बार प्रयोग नहीं होता है। केवल एक बस बार यूज होता है। इसका प्रयोग छोटे सबस्टेशन के लिए किया जाता है जो AC/DC सबस्टेशन कोई भी हो सकते हैं। ऑपरेशन एडवांटेज, इसका इंस्टॉलेशन सस्ता और सिंपल होता है। इसका ऑपरेशन सिंपल होता है। डिसएडवांटेज, यदि बस बार में फॉल्ट आ जाता है तब पूरा सिस्टम बंद करना पड़ता है। इसका रेगुलर मेंटेनेंस पॉसिबल नहीं होता है। बैटरी
बैटरी केमिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसका कन्वर्जन तभी हो सकता है जब बैटरी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रोड के बीच में फ्लो करते हैं। सब स्टेशन में लिक्विड टाइप बैटरी का उपयोग किया जाता है। बैटरी दो प्रकार की होती हैं, सेल टाइप या ड्राई बैटरी। इसके बाद होती है सेकेंडरी लिक्विड बैटरी फ्लैट होती है। एक टैब टैबुलर इसके बाद टैबुलर के अंदर होते हैं फ्लैट टैबुलर बैटरी। इसके बाद टाल टैबुलर इसके टाल टाइप बैटरी होती है। इसके बाद हाइड्रोमीटर बैटरी की ग्रेविटी टेस्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रेविटी टेस्टिंग में बेंदी बेंद्री में उपस्थित वाटर में H2SO4 की मात्रा को चेक किया जाता है। बैटरी का वोल्टेज या सेल वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। चैप्टर नंबर 5 रिएक्टर प्रतिघातक प्रत्यावर्ती परिपथ में इंडक्टिव रिएक्टेंस उपयुक्त करने वाली डिवाइसेस को इंडक्टर कहते हैं। एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस हाई हो तथा रेजिस्टेंस उसके हाई रिएक्टेंस की तुलना में नगण्य हो, उसे रिएक्टर कहते हैं। रिएक्टर का उपयोग फॉल्टी कंडीशन में शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए होता है। साथ ही साथ रिएक्टर नॉर्मल कंडीशन में पावर को फ्रीली इंटरचेंज करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फंक्शन ऑफ रिएक्टर, यह शॉर्ट सर्किट करंट को रिड्यूस करने, सिस्टम को मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी और हीटिंग से प्रोटेक्ट करता है। शॉर्ट सर्किट के कारण होने वाले वोल्टेज डिस्टर्बेंस के मेंटेनेंस को रिड्यूस करता है। यह फॉल्टी करंट को लिमिट में करने और बाकी अदर हेल्दी फीडर में सप्लाई को प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ रिएक्टर, यह 3 प्रकार के होते हैं: बस बार रिएक्टर, टर्निंग रिएक्टर, आर्क सेपरेटर रिएक्टर। बस बार रिएक्टर जब बस बार में रिएक्टर को इंसेट लगा दिया जा तो उसे बस बार रिएक्टर कहते हैं। जब बस बार में रिएक्टर का उपयोग किया जाता है तो उस रिएक्टर में कांटेक्ट वोल्टेज ड्रॉप और कांटेक्ट पावर लॉस को इंडरेस्ट कर दिया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं: रिंग टाइप बस बार रिएक्टर, टाई बस बार रिएक्टर। रिंग टाइप बस बार रिएक्टर में रिंग टाइप को लगा देते हैं। जनरेटर 1, जनरेटर 2, जनरेटर 3, जनरेटिंग स्टेशन 1, 2, 3। इसके बाद रिएक्टर लगा दिया है इसके बीच में। इसके बाद ABC फीडर लगा दिया है। इसके बाद हम कॉमन बस बार लगाते हैं, इसमें यूज करते हैं। नॉर्मली रिंग बस बार रिएक्टर एक फीडर और एक ग्रेटर के लिए उपयोग किया जाता है। जब किसी फीडर में फॉल्ट उत्पन्न होता है तब बस बार रिएक्टर उत्पन्न होने वाली फॉल्टी करंट को रिमूव करता है। यदि फॉल्ट करंट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो और उसके कारण वोल्टेज डिस्टर्बेंस ज़्यादा मात्रा में हो तब बस बार सेक्शन उस फॉल्टी सेक्शन को रिमूव कर देता है। टाई बस बार सिस्टम, इसमें टाई के प्रकार का यूज करते हैं। जनरेटर लगा दिया, J1 2 3 जनरेटर लगा दिया। इसके बाद रिएक्टर लगा दिया। इसके बाद कनेक्शन फीडर में दे दिया। बस बार से कनेक्शन होते हुए टाई बस बार सिस्टम में जनरेटर रिएक्टर के साथ एक कॉमन बस बार पर कनेक्ट किया जाता है। यदि इस तरह के बस सिस्टम में सेक्शन को इंक्रीज करना हो तो उसे आसानी से बढ़ा सकते हैं और इसका फॉल्ट करंट की वोल्ट वैल्यू उसकी कांस्टेंट वैल्यू से ज़्यादा होती है।
कनेक्शन ऑफ रिएक्टर इन पावर स्टेशन। जनरेटर रिएक्टर इसमें रिएक्टर G1 G2 लगा दिया, जनरेटर लगा दिया एक, जनरेटर 2 इसके बाद इसका रिएक्टर से कनेक्शन कर दिया, इसके बाद आइसोलेटर लगा दिया, इसका सर्किट ब्रेकर, फिर आइसोलेटर, फिर इसके बाद बस बार में इसी को पैरेलल में एक और लगा दिया जाता है। इसके बाद फीडर से कनेक्शन दे दिया जाता है। जनरेटर बस बार के बीच में इंसर्ट किया जाता है रिएक्टर का मैग्नीट्यूड 0.5 पर यूनिट होता है। जनरेटर रिएक्टर पावर स्टेशन में प्रयोग किया जाने वाला सबसे पुरानी पद्धति है। आजकल इसकी जगह पर लॉजिक ट्रांजिस्टर रिएक्टर उपयोग किया जा रहा है। उच्च क्षणिक प्रतिघात फीडर रिएक्टर में इसमें फीडर में रिएक्टर को लगा दिया जाता है। इसके बाद और सबको सीरीज में लगाते हैं। इसके फीडर के सीरीज में रिएक्टर को लगा जाता है। ये फीडर रिएक्टर होता है। जब फीडर के साथ रिएक्टर सीरीज में कनेक्ट होता है तो इसे फीडर रिएक्टर कहते हैं। जब इसमें फॉल्ट होता है तो रिएक्टर इसको अपने अंदर अवशोषित करके अर्थ में ग्राउंड कर देता है, जिस होने पर होने वाले फॉल्ट का असर बस बार में नहीं पड़ता है, जिससे हमारा बस बार सेफ रहता है। यदि किसी एक फीडर में फॉल्ट होता है तब उसमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को रिएक्टर द्वारा अवशोषित या ग्राउंड कर दिया जाता है, जिससे उसके बस बार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। न्यूट्रल अर्थिंग, ग्राउंडिंग ऑफ अर्थिंग। जब किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को किसी मल्टी पावर से कनेक्ट करके इसको अर्थ से जोड़ा जाता है तो उसे ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। न्यूट्रल ग्राउंडिंग इसके डायरेक्ट न्यूट्रल ग्राउंडिंग में इसमें न्यूट्रल में जनरेटर 1 2 3 लगा दिया। इसके बाद IR IY IB इसमें करंट फ्लो कर रहा है IR YB में। इसके बाद इसको कैपेसिटर से कनेक्ट करके कैपेसिटर में अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद ये उसका होगा फेजर डायग्राम। इसके बाद 3 फेज जनरेटर में RYB सेक्शन के लिए प्रयोग किया जा रहा है और RYB के फेज करंट IR IY IB है। इसके प्रोटेक्शन के लिए सभी लाइन में अर्थिंग का प्रयोग किया जा रहा है। लाइटनिंग TL में सबसे ऊपर एक थिन वायर उपस्थित होता है, जिसे अर्थिंग वायर कहा जाता है। इसका कनेक्शन कैपेसिटर के द्वारा ग्राउंड से होता है और कैपेसिटर में एक उपस्थित चार्जिंग करंट IR IY IB हमेशा उपस्थित रहता है। जब इसमें चार्जिंग करंट फॉल्ट करंट से कम हो जाता है तो उस स्थिति में फॉल्ट सेक्शन की लाइन अर्थ से कनेक्ट हो जाती है। यदि सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में हो तो इसका फेज हमेशा 120 डिग्री सेल्सियस में होता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। फीडर कनेक्शन इसमें सीरीज में 3 रिएक्टर लगा के इसमें RYB कनेक्शन करके फॉल्टी सेक्शन को सीधा अर्थ से कैपेसिटर की सहायता से IY CY कैपेसिटर करंट आती है। इसके बाद अर्थिंग से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है। इसमें ये फेजर डायग्राम, ये फेज न्यूट्रल के बीच में है 120 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बिफोर अर्थ फॉल्ट, आफ्टर अर्थ फॉल्ट के बाद ये फेजर डायग्राम बन जाएगा इसमें। इसके बाद ये अर्थ कंडीशन में हेल्दी फेज मेंटेनेंस रूट 3 टाइम बढ़ जाएगा और वोल्टेज भी रूट 3 टाइम बढ़ जाएगा। न्यूट्रल ग्राउंडिंग 4 प्रकार के होते हैं। सॉलिड ग्राउंडिंग,
रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, रिएक्टर ग्राउंडिंग, आर्क सेपरेटेड एंड और पीटरसन कॉइल। सॉलिड ग्राउंडिंग में इसमें न्यूट्रल, इसमें RY, इसमें 3 रिएक्टर लगा के RYB के फेज में 3 रिएक्टर लगा देंगे। इसके बाद IY, IB, IB, इसमें अगर किसी सेक्शन में फॉल्ट आता है तो उसको इस प्रकार से इसमें IF से लेते हुए इसको न्यूट्रल से ग्राउंडिंग कर देते हैं। इसमें इसे कहते हैं सॉलिड ग्राउंडिंग। ये इसका फेजर डायग्राम बनेगा। इसके बाद सपोज बी फेज में कोई फॉल्ट उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण बी फेज में कैपेसिटिव करंट फ्लो नहीं होता है। इस कंडीशन में RY फेज में फ्लो होने वाली कैपेसिटिव करंट फॉल्ट करंट के विपरीत कनेक्ट फेज में होगा। कैपेसिटिव करंट IC फॉल्ट करंट को न्यूट्रलाइज करता है। तब दोनों में पीटरसन जीरो, तब दोनों में प्रोटेक्शन जीरो होता है, जिसके कारण इसमें कोई भी आर्किंग फॉल्ट होने नहीं उत्पन्न नहीं होगा और इंसुलेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिएक्टेंस ग्राउंडिंग, इसमें एक रिएक्टर लगा देंगे न्यूट्रल के साथ, इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद IR, IY, IB, इसके बाद RYB फॉल्ट। इसके बाद रिएक्टेंस फॉल्ट करंट के साथ वेरी करेगा और इनके बीच रिलेशन IF प्रोपोर्शनल टू 1/x होगा। पीटरसन ग्राउंडिंग में एक पीटरसन कॉइल लगा दिया जाता है। इसमें न्यूट्रल ग्राउंडिंग के साथ पीटरसन कॉइल लगा दिया जाता है। इसके बाद कॉइल को सेल्फ कूलिंग के लिए ऑयल में इम्प्रेस्ड करके रखा जाता है ताकि इसमें उत्पन्न होने वाली आर्किंग को निष्क्रिय किया जा सके। इसका प्रयोग केवल TL में किया जाता है। ग्राउंडिंग ऑफ सबस्टेशन की ग्राउंडिंग। हाँ, तो ये SGP का ख़त्म हो गया सिलेबस। अगर आप इस वीडियो को केवल पेपर देने से पहले इसको आप अगर एक बार देख कर चले गए तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ये वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख कर जाइएगा तो आपका पेपर बहुत ही शानदार और अच्छा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर दें। इस महामैराथन क्लास को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए तो आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर अपडेटिंग। थैंक यू फॉर सपोर्ट मी।